फतेहपुर में गैंगरेप के बाद अश्लील वीडियो बनाने वाले चारों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। आरोप है कि समुदाय विशेष के एक युवक ने पहले नाबालिग लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। एक महिला द्वारा उसकी पुत्री के साथ करीब 6-7 माह से कुछ अभियुक्तों द्वारा पहला फुसला कर शारीरिक संबंध बनाने से संबंधित आरोप लगाते हुए अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उस घटना से संबंधित 2 अभियुक्त कल दिनांक 14 मई को ही गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किए गए थे तथा शेष 2 अभियुक्त गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किए गए हैं। उपरोक्त घटना के संबंध में अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई अभी प्रचलित है। और अब एक बड़ी खबर प्रयागराज से। पुलिस और बदमाशों के बीच में यहां मुठभेड़ हुई है और उस मुठभेड़ में हिस्ट्री शीटर घायल हो गया है। थरवई थाने का हिस्ट्री शीटर घायल हुआ है। चेकिंग अभियान के दौरान ये कामयाबी पुलिस को मिली है। हिस्ट्री शीटर पर कुल 17 मुकदमे दर्ज हैं। एक मुठभेड़ में हिस्ट्री शीटर घायल हो गया है। प्रयागराज से ये बड़ी खबर हमें मिल रही है जिस पर 17 मामले दर्ज हैं। थरवई थाने का ये हिस्ट्री शीटर है जो कि घायल हो गया है और पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस को ये कामयाबी मिली है। गाजीपुर के दिलदार नगर थाना इलाके में दिल दहला देने वाली वारदात हुई, जहां पर सिपाही ने अपनी पत्नी और 7 बच्चों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें उसकी पत्नी की मौत हो गई जबकि 3 बच्चे गंभीर हालत में वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गए। बाद में सिपाही ने खुद भी ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। सिपाही पहले प्रयागराज में तैनात था, फिर उसका ट्रांसफर फतेहपुर हो गया था। पिछले कई महीनों से सिपाही छुट्टी पर था। सिपाही को चर्म रोग की बीमारी थी जिसकी वजह से वो परेशान था। तो कहीं से गड़ासा लेकर के आए थे। इनकी 5 लड़कियां और 2 बच्चे थे और पत्नी थी और 4 भाई हैं, अगल बगल रहते थे। रात्रि 3:30 बजे के आसपास इन्होंने गड़ासे से अपने पत्नी और बच्चों पर हमला कर दिया मारने के उद्देश्य से, जिसमें पत्नी और इनके 5 बच्चे घायल हुए, 2 लड़का और 3 लड़कियां। और अब बात हॉस्पिटल की हॉरर स्टोरी की, क्योंकि जिन अस्पतालों को जिला प्रशासन ने इस मुश्किल वक्त में मरीजों की मदद करने की जिम्मेदारी दी है वो मरीजों को लूटने में लगे हैं। क्योंकि पहले ये अस्पताल भारी भरकम बिल तैयार करते हैं और जब मरीज के परिजन बिल चुकाने से मना करते हैं तो ये मरीज को बंधक बना लेते हैं। ऐसा ही एक अस्पताल है राजेंद्र हॉस्पिटल, जिसने पहले एक दिन में भारी भरकम बिल बनाया और जब परिजनों ने भरने से मना किया तो फिर उसे बंधक बना लिया गया। तो डॉक्टर ने बोला 24 घंटे का 21,000 रुपया लगेगा। एक तरफ महामारी की मार, दूसरी तरफ अस्पतालों की मनमानी। आपदा को अवसर समझने वाले अस्पतालों से सावधान। महामारी के दौर में मरीजों को कैसे लूटना, कैसे खून चूसना, ये प्राइवेट अस्पतालों ने साबित कर दिया, क्योंकि कोरोना काल में अस्पतालों की मनमानी की एक नहीं कई तस्वीरें सामने आई हैं और इसका सबसे जीता जागता उदाहरण है बस्ती जिले का राजेंद्र हॉस्पिटल, जिसने कोरोना का इलाज कराने आई एक मरीज का एक दिन का बिल 34,000 रुपए बना दिया और तीमारदारों ने बिल भरने से मना किया तो मरीज को बंधक बना लिया, जिसके बाद 21,000 रुपए तीमारदार ने अस्पताल में जमा कराए। लेकिन इसके बाद भी अस्पताल ने मरीज को नहीं छोड़ा। अस्पताल में वेंटिलेटर भी नहीं था। दूसरी तरफ मरीज की हालत खराब हो रही थी, लेकिन अस्पताल अपनी मनमानी पर अड़ा हुआ था। हद तो तब हो गई जब मरीज का पर्सनल ऑक्सीजन सिलेंडर भी अस्पताल ने हड़प लिया। कल जिगना चौराहा के पास में राजेंद्र हॉस्पिटल है, उधर लेके गया मेरे भाई अहमद हुसैन को एडमिट करे तो डॉक्टर ने बोला 24 घंटे का 21,000 रुपया लगेगा। हम लोगों ने 21,000 रुपये दे के एडमिट करे तो आज जो है वो 1 बजे बोला कि तुम्हारे पेशेंट को वेंटिलेटर की ज़रूरत है। वेंटिलेटर का मेरे पास में 1 घंटे बाद में सुविधा होगी। ऐसा करते करते कल 8 बजे एडमिट करा था, आज करते करते ऐसा जो है 5-6 बज गया।
जब उसको कहा कि ऐसा है 1 घंटे में मंगवाता हूँ पर अभी तक नहीं आया, अभी तक आया नहीं, तो उसको कहा गया कि एक काम करो डिस्चार्ज कर दो और हमको कैली हॉस्पिटल में ले जाके एडमिट करना है और वहाँ आपका जो है हमारा हो जाएगा इलाज। तो उसका कहना ऐसा है कि ठीक है, तुम और 14,400 रुपये भरो, फिर तुम्हारे पेशेंट को छोड़ेंगे। आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने राजेंद्र अस्पताल को L1 कोविड अस्पताल बनाया है, जहां कोरोना के मरीजों का इलाज होता है। लेकिन प्राइवेट अस्पताल आपदा को अवसर समझ लिया, जब मनमाना बिल तैयार किया जाता है और कोई बिल भरने से मना करता है तो मरीज को बंधक बना लिया जाता है। ये बात सिर्फ राजेंद्र अस्पताल की नहीं है, ये हर उस प्राइवेट अस्पताल का हाल है जिन्हें कायदे से इस मुश्किल वक्त मरीजों का इलाज करना चाहिए था, लेकिन ये अस्पताल मरीजों की अब मुसीबत बनते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर सुपरफास्ट अंदाज में आपको दिखाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सुपरफास्ट अंदाज में उत्तराखंड की खबरों को हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन अभी रुक एक और खबर का करेंगे। कोविड के केसेस की हम बात करेंगे। कोरोना के बीते 24 घंटों में 5,654 नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना से 197 संक्रमितों की जान चली गई है। राहत की बात रही कि 4,806 मरीज ठीक होकर घर लौट गए। लेकिन अगर हम बात उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों की करें, पहाड़ी जिलों की करें, तो हालात यहां पर बेहद खराब हो चले। पर्वतीय इलाकों में 9 जिलों में अब तक 656 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा मौतें पौड़ी जिले में हुई है, जहां संक्रमण से 215 मरीजों की जान जा चुकी है। जिलेवार आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें तो वो आपके सामने हम रख रहे हैं। जिलेवार क्या स्थितियां हैं वो आप देख लीजिए। सबसे पहले टिहरी की बात करते हैं। 405 यहां पर केसेस आए, ये 24 घंटों का आंकड़ा है। उत्तरकाशी से 428 पॉजिटिव केसेस आए। 339 केसेस तो अल्मोड़ा से आए हैं, ये आपके सामने है। और यकीन मानिए कि ये जो आंकड़ा है बहुत कम है, क्योंकि टेस्टिंग पहाड़ों में उतनी है नहीं, और टेस्टिंग के लिए पहाड़ों में लोगों को नीचे आना पड़ता है मैदान। तो टेस्टिंग पहाड़ों में है नहीं, उसके बाद भी अगर ये आंकड़ा आ रहा है तो आप अंदाजा लगाएं कि स्थितियां कितनी विकराल हो चुकी हैं। चमोली में 215 केस, 482 पौड़ी में, पिथौरागढ़ से 246 नए पॉजिटिव केसेस आए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी रवि कैंतुरा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रवि, पहाड़ों का जो हाल है वो दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। ना तो यहाँ मेडिकल सुविधा लोगों को मिल पा रही है, बल्कि जब तक कोई मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है कई बार तो केसेस में देर हो जाती है या बहुत दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है। तो किस तरह से फिलहाल आंकड़ा क्या कह रहा है यहाँ का, और सरकार आगे के इंतजाम करती दिखाई दे रही है? आस्था, देखिए, क्योंकि इस बार की वेव की अगर हम बात करें तो लगातार पहाड़ी जिलों में कोरोना का कहर अभी भी लगातार जारी है। मौतों का आंकड़ा हम दिखा रहे हैं कि पहाड़ी जिलों में ही अगर बात करें 9 पर्वतीय जिलों की तो 600 से अधिक मौतें पहाड़ में हो चुकी हैं। ऐसे में लगातार अगर हम बात करें तो पिछली बार सरकार ने कहा था कि मोबाइल टेस्टिंग वैन पहाड़ों में ले जाई जाएगी, जहाँ पर क्योंकि वहाँ पर लैब नहीं है सैंपलिंग के लिए, जो भी लोगों को वहाँ पर बुखार है या कोई भी सिम्टम्स है तो वो अपना टेस्ट कराए, कहाँ कराएं। ऐसे में क्योंकि उनको बहुत दूर जाना पड़ता है, लेकिन मोबाइल टेस्टिंग वैन की अभी तक कोई सुविधा नहीं है। पहाड़ के लोग टेस्ट कराना चाहते हैं लेकिन कहाँ जाएंगे, क्योंकि कर्फ्यू है, लॉकडाउन जैसे हालात हैं, ना गाड़ियां चल रही हैं, और ऐसे में लोगों को बड़ी दिक्कतें हैं। तो सरकार का जो एक कदम बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए था वो कहीं धरातल पर नजर नहीं आ रहा है। ऐसे विपक्ष भी लगातार सरकार पर हमलावर है, और साथ ही जो पहाड़ों में मौतें हो रही हैं वो इस बात का प्रमाण है कि वहाँ की जो बेहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो धीरे धीरे कोरोना जिस तरीके से वहाँ पर अपना पांव पसार रहा है, और आने वाले समय में ये दिक्कतें और ज़्यादा हो सकती हैं। तो पहाड़ी जिलों की जो मौतें हैं वो कहीं ना कहीं बेहद चिंताजनक हैं सीधे तौर पर, क्योंकि पहाड़ में मोबाइल टेस्टिंग वैन की जो बात की गई थी वो अभी तक नहीं हुई है। इतना बेकाबू जो है कोरोना हो चुका है कि कोई भी बहुत सारे सवाल हैं। सवाल के जवाब तो सरकार को देने कि कितने मोबाइल वैन उन्होंने टेस्टिंग जो वैन है वो अलग अलग जिलों में भेजे हैं, इसका कोई आंकड़ा जारी तो नहीं है। उनको बताना चाहिए कि कितने वैन भेजे गए। सवाल यह है अब कि क्या पहाड़ों पर सबको मरते हुए देखा जाएगा, क्या घाटियों में सब दम तोड़ते हुए दिखाई देंगे? क्योंकि अगर हॉस्पिटल वहां पर होंगे नहीं तो फिर स्वाभाविक यही होगा। तो क्या अस्पताल बनाने पर विचार हो रहा है, क्या वहां पर लैब स्थापित करने पर विचार हो भी रहा है, या सिर्फ फिजूल की बयानबाजी चल रही है?
राजीव, बड़ा दुर्भाग्य है क्योंकि काफ़ी वक्त हो गया है और कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब ऐसा वक्त है कि अब कब जाकर लैब जो है वहाँ पर स्थापित की जाएंगी। इसी वजह से एक सुविधा ये मानी जा रही थी कि मोबाइल टेस्टिंग वैन हो जो कि पहाड़ों में जाए, लेकिन वो कहीं ना कहीं अभी तक नहीं हुई है और लोग वहाँ पर अपना टेस्ट नहीं करा पा रहे हैं और यही वजह है कि लोग परेशान हैं। लगातार जो पहाड़ों के जो शमशान घाट है वहाँ से भी अब विचलित करने वाली तस्वीरें आ रही हैं। तो ऐसे में जो स्वास्थ्य सेवाएं बेहाल हैं, क्योंकि चाहे मैदानों की बात करें, एक भी बेड, सभी बेड्स यहाँ पर फुल हैं, आईसीयू नहीं मिल रहा है, लोगों को ऑक्सीजन बेड नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसी स्थितियां जो है पहाड़ों पर अगर होती हैं तो आने वाले वक्त में और ज्यादा स्थिति खराब हो सकती है। तो अब सरकार को बहुत ज्यादा फोकस करना होगा क्योंकि जो 4 मैदानी जिले हैं वहां पर तो अस्पताल है, प्राइवेट टेस्टिंग अस्पताल नहीं हो पा रही है, पहाड़ों पर टेस्टिंग नहीं हो पा रही है और कोविड से लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार टेस्टिंग है, क्योंकि अगर समय से पता लग जाए संक्रमण का तो लोग जल्द स्वस्थ हो सकते हैं और जो ये मोर्टेलिटी रेट है ये भी नीचे आएगा। तो बेसिक सुविधाओं की कमी है, इस पर सरकारों को फोकस करना होगा। बहुत शुक्रिया रवि, आप नजर बनाए रखिए परिस्थिति पर। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। भगवान केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली केदारनाथ धाम पहुंच गई है। 17 मई को बाबा केदार के कपाट खोल दिए जाएंगे और इसके लिए देवस्थानम बोर्ड ने चाक चौबंद व्यवस्था की है। कोरोना महामारी के कारण सादगी और बिना भक्तों के कपाट खुलेंगे। उत्तराखंड सरकार द्वारा 4 धाम यात्रा को स्थगित किए जाने से इस बार भी भगवान केदारनाथ के कपाट सादगी और बिना भक्तों के खुलेंगे। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली के साथ चल रहे भक्तों, तीर्थ पुरोहितों और देवस्थानम बोर्ड के अधिकारी कर्मचारियों के लिए रहने और खाने की व्यवस्था की गई है। तो 17 तारीख को बाबा केदार के धाम के कपाट खुले। हालांकि आम लोगों को इजाजत नहीं होगी आने जाने की वहां पर जो है दर्शनों की, लेकिन इस बीच में कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अक्षय तृतीया के अवसर पर यमुनोत्री धाम के कपाट शुक्रवार 14 मई को खोल दिए गए और इस मौके पर सीएम तीरथ सिंह रावत ने देश विदेश के श्रद्धालुओं को यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने पर बधाई तो दी। सीमित संख्या में यहाँ पर तीर्थ पुरोहित और प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में कपाट खोले गए। यहाँ पर पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से की गई। कपाट खुलने के दौरान इस साल भी श्रद्धालु मौजूद नहीं रहे। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते ऐसा लगातार दूसरी बार हुआ। पिछली बार की बात करें, पिछले साल की बात करें तो भी ऐसा ही हुआ था और पहली पूजा प्रधानमंत्री मोदी के नाम की ही की गई थी। इस बार भी कुछ ऐसा ही। और ये 3 दृश्य आप दर्शनों के लिए धाम में तो अभी नहीं जा पाएंगे। एबीपी गंगा पर आप इन तस्वीरों को देखकर दर्शन कर सकते हैं। दूसरी तस्वीर गंगोत्री धाम की आप देख रहे हैं। गंगोत्री धाम के कपाट शनिवार को यानी कि 15 मई को खोल दिए गए। कोरोना संक्रमण के चलते देश भर में लॉकडाउन और पाबंदियां हैं। इस वजह से सिर्फ पुजारियों ने ही मां गंगा की डोली निकाली। शनिवार सुबह 7:30 बजे मां गंगा की ये डोली गंगोत्री धाम पहुंची। यहां विधिवत पूजा पाठ के साथ गंगोत्री धाम के कपाट अगले 6 महीनों के लिए खोल दिए गए हैं। तो तीसरी तस्वीर बाबा केदार के दर की है। बाबा केदार की जो पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली है वो केदारनाथ धाम पहुंच गई। बम बम भोले के जयकारे आप सुन सकते हैं। 17 मई को यानी कि कल बाबा केदार के कपाट खोल दिए जाएंगे और इसके लिए देवस्थानम बोर्ड ने पूरी व्यवस्था की है। कोरोना महामारी की वजह से सादगी भरा एक कार्यक्रम होगा। बिना भक्तों के सिर्फ तीर्थ पुरोहितों की मौजूदगी में मंदिर के कपाट खुलेंगे और तीर्थ पुरोहित भी सीमित संख्या में होंगे, वही पूजा अर्चना कर पाएंगे। आम श्रद्धालु फिलहाल नहीं जा पाएंगे। कोविड का ये संक्रमण काल कम होगा तो उसके बाद सरकार निर्णय लेगी कि क्या 4 धाम यात्रा शुरू करनी है या फिर नहीं। उधर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हरिद्वार के बैरागी कैंप में किए गए अवैध निर्माण को प्रशासन की टीम ने ध्वस्त कर दिया है। कार्रवाई करने पहुंची प्रशासन की टीम को साधु संत के विरोध का सामना करना पड़ा। कुंभ मेले के दौरान हरिद्वार के बैरागी कैंप में निर्मोही, दिगंबर और निर्वाणी तीनों बैरागी अखाड़ों के साधु संतों ने पक्के अवैध निर्माण खड़े कर दिए थे, जिस पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। साधु संतों ने इसका विरोध किया, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई। तो प्लेन ओबीडियंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है। कुछ ये आइडेंटिफाई करे गए थे जो हमारे कंस्ट्रक्शन है, जो परमानेंट कंस्ट्रक्शन हुए हैं उनको हटाया जा रहा है। तो बस इसमें यही कार्रवाई हो रही है। एक यहाँ से रिपोर्ट गई थी कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हटानी है, तो उनको चयनित पहले ही कर रखा था। तो प्लानिंग के अनुसार अभी काम कर रहे हैं। बाकी जो अखाड़े के हमारे अध्यक्ष हैं सबसे बात हो गई है, उनको समझा दिया गया। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने रुद्रप्रयाग में कोविड केयर सेंटर और जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया है। सीएम रावत ने कहा कि कोरोना रोकने के लिए संसाधन जुटाए जा रहे हैं। सीएम रावत ने यह भी कहा कि ऋषिकेश और हल्द्वानी में 500 बेड का अस्पताल तैयार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि केंद्र से राज्य सरकार को 100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिला है। सीएम ने कहा
उत्तराखंड में पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर, पीपी किट और अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध हैं। पिछले कुछ दिनों में 345 नए चिकित्सकों की नियुक्ति भी हुई है। वेंटिलेटर से लेकर के तमाम सारी चीज़ें भारत सरकार समय समय पर हमें उपलब्ध करा रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर समय हफ्ते 10 दिन में पूरी तरह से संज्ञान लेते हैं और जो आवश्यकता होती है उसके बारे में पूछते हैं और वो पर्याप्त मात्रा में होता भी। अभी केंद्र के द्वारा DRDO की ओर से माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री और रक्षा मंत्री जी के माध्यम से हमको ऐसे 500 बेड के 2 हॉस्पिटल तैयार हो रहे हैं, जिसमें प्रदेश सरकार का भी पूरा योगदान है। और वो एम्स ऋषिकेश में 500 ऐसे ही आपका हल्द्वानी के अंदर, जिनको दोनों जगह में देख के भी निरीक्षण भी किया, बहुत जल्दी ही 2-4 दिन में तैयार हो जाएंगे। तो एक सवाल मुख्यमंत्री जी से कि मैदानों में हॉस्पिटल बन गया, इसका मतलब ये है कि क्या पहाड़ों के लिए भी हॉस्पिटल बन गया? पहाड़ों में आपने कितने ऑक्सीजन बेड बनवाए हैं, कितने वेंटिलेटर बेड हैं, कितने कोविड हॉस्पिटल टेम्परेरी ही सही बनवाए आपने? इसका जवाब देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देश में कोरोना महामारी को रोकने के लिए कई समाज सेवी संस्थाएं आगे आ रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक के आग्रह पर पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में कोरोना के खिलाफ जंग में जिला प्रशासन की मदद से पतंजलि योगपीठ हरिद्वार जिले में होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना के मरीजों को दिव्य कोरोनिल किट मुहैया करवाने जा रहा है और इसकी शुरुआत भी हो गई है। पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने जिला प्रशासन को 2000 कोरोनिल किट की पहली खेप सौंप दी। हमारा जो है जितने भी होम आइसोलेशन में जो पेशेंट्स अपने घरों में रहते हैं, उनको जो है हम लोग होम आइसोलेशन किट वितरण करते हैं। इसमें बेसिक दवाइयों, पल्स ऑक्सीमीटर वगैरह रख करके देने का प्रक्रिया है। इसमें अभी पतंजलि के ओर से एक कोरोनिल किट भी जो है आज वितरण करने के लिए 2000 किट हमें उपलब्ध कराया है। तो हम लोग होम आइसोलेशन वाला जो पेशेंट्स है उनको ये वितरण करेंगे। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मसूरी पहुंचे और मसूरी पुलिस नगर पालिका, आशा कार्यकर्ता और स्वच्छता कर्मचारियों को मास्क, सैनिटाइजर वितरित किए। सभी से कोविड के नियमों का पालन करने का उन्होंने आग्रह किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी की स्वास्थ्य सुविधाओं की भी जानकारी ली। उन्होंने बताया कि मसूरी के उप जिला चिकित्सालय और देहरादून कैंट अस्पताल के लिए 1-1 करोड़ स्वीकृत किया गया है। वहीं ऑक्सीजन प्लांट 1 से 2 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। 25 छोटे सेंटर हमने यहाँ पर भेजे हैं, उनसे हम इसको रन कर रहे हैं। लेकिन लॉन्ग रन में क्योंकि हम इसको और आगे बढ़ाएंगे, हॉस्पिटल में और उसका विकास करेंगे, तो इसलिए मैंने अपने प्रयासों से मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का कि जब भी मैं उनके लिए स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उनके पास गया, उन्होंने मुझे ना नहीं किया है। 500 की सेंक्शन मसूरी के लिए मिल गई है और 500 की सेंक्शन देहरादून के कैंट के लिए उन्होंने मुझे दी है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि 2 करोड़ रुपया उसमें लगेगा, 1 करोड़ यहाँ लगेगा, 1 करोड़ वहाँ लगेगा। तो जनहित में किए गए कार्य की तारीफ जरूर होनी चाहिए, लेकिन जो हॉस्पिटल मैदानों में 15 से 20 दिन में बन सकते हैं टेम्परेरी, वो पहाड़ों पर क्यों नहीं बन सकते हैं और इसकी पहल दिखती क्यों नहीं है? बागेश्वर जिले में लोक निर्माण विभाग ने गेस्ट हाउस परिसर में बने कोविड जांच केंद्र में साफ सफाई की जो व्यवस्थाएं चरमराए हुए हैं वो दिखाई। इस सेंटर के आसपास गंदगी का अंबार है। एंटीजन टेस्ट कवर, पीपीई किट खुले में पड़ी है, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। ऐसी स्थिति है कि कोविड सैंपलिंग सेंटर पर ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को इसी जगह पर अपनी जान जोखिम में डालकर काम करना पड़ा। हालांकि इस बात की जानकारी आला अधिकारियों को दे दी गई। उधर पौड़ी के ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण और उस पर प्रभावी रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों के बीच अब ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। प्रशासन की ओर से पौड़ी के अलग अलग ब्लॉक्स को 13 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगने की योजना तैयार की गई है। कोरोना संक्रमण मामले बढ़ने के बाद कई इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जनपद में जितने भी प्रमुख CHCs हैं और PSCs हैं, ऐसे हमने चिन्हित कर लिया और सभी जनपद के जो विकास खंड हैं ऐसे हैं जहाँ पर बड़े अस्पताल नहीं हैं। वैसे 13 विकास खंडों में हम लोगों ने अभी एक जनरेशन प्लांट लगाने का निर्णय लिया है और उसके लिए जो वहाँ पर बेड सुविधा उपलब्ध होगी उसके अनुसार 100 लीटर पर मिनट के न्यूनतम का क्षमता का प्लांट लगाया जाएगा। और अगर जहाँ पर CHCs हैं अथवा जहाँ पर बड़े अस्पताल उपलब्ध हैं तो वहाँ पर 200 से लेकर 500 लीटर पर मिनट कैपेसिटी का जनरेशन प्लांट का हम प्लानिंग कर रहे हैं।
तो डीएम पौड़ी कह रहे हैं कि हम तैयारियां कर रहे हैं। सवाल यह कि तैयारियां पहले क्यों नहीं की गई थी? अब जब इंप्लीमेंटेशन का वक्त है, अब आप तैयारियां कर रहे हैं। आगे बढ़ते मसूरी में प्रशासन ने मेडिकल स्टोर्स पर बड़ी कार्रवाई की। मेडिकल स्टोरों पर बिना एमआरपी के बिक रहे ऑक्सीमीटर को जब्त किया। खाद्य पूर्ति, विधिक माप विज्ञान विभाग और प्रशासनिक की टीम ने मिलकर मसूरी के मेडिकल और राशन सब्जी विक्रेताओं की दुकानों पर छापेमारी की। राशन विक्रेताओं को सरकार की तरफ से राशन उपभोक्ताओं को योजना के तहत दिए जाने वाले राशन के निर्देश दिए।